ख़वातीनो हज़रात आदाब, गुफ्तो शनीद के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, बात अगर निराला की करें या मुक्तिबोध की, रघुवींद्र सहाय की करें या कुमार गंधर्व की, मल्लिका अर्जुन मंसूर की करें या रज़ा हैदर की, बात गालिब की करें या हिंदी उर्दू लिटरेचर की, बात ललित कला अकादमी की हो या भारत भवन की, ये सब बातें जहां आके पहुंचती हैं उस एक शख्स का नाम अशोक वाजपेयी है। अशोक सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। सर, ये जो इतना सब कुछ एक जिंदगी में, कुलदीप नैयर जी ने एक किताब लिखी थी कि एक जिंदगी काफी नहीं, लेकिन इस एक जिंदगी में अल्लाह आपको और लंबी उम्र दे, 80 साल के आप होने वाले हैं। और इस जिंदगी में ये जो दौड़ धूप है, जो इतने सारे काम हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं किसी एक शख्स को करने के लिए, तो कभी कभी आपको लगता नहीं सर कि थक गए हैं? कभी कभी जिस्मानी थकान तो लगती है, लेकिन जिस्म तो दिमाग का गुलाम है, तो दिमाग से मुझे नहीं लगती, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मुझे कर पाना चाहिए था उसका आधा तो नहीं कर पाया। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मेरे जहन में थी और कई बार मुझे लगता था कि मेरे अख्तियार में है, लेकिन हो नहीं पाई। जो मैंने किया वो तो लोग उसके बारे में तो जानते ही हैं, जो मैं नहीं कर पाया उसके बारे में किसी को क्या पता है। तो उसको लेकर कभी कभी अपने अंदर रोता रहता हूँ कि ये नहीं कर पाया, लेकिन अब रोने से भी क्या, नहीं हुआ सो नहीं हुआ। बात थकने की उतनी नहीं है जितना काम से ऊबने की है, और मुझे काम से ऊब नहीं होती, लोगों से ऊब होती है, कई बार आयोजनों से, घटनाओं से, इनसे ऊब होती है, चिढ़ भी होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन काम से नहीं। और खासकर इसलिए नहीं कि काम दूसरों के लिए है। कर भले आप रहे हैं, लेकिन काम तो दूसरों का है, दूसरों के लिए है, दूसरे उससे प्रभावित होते हैं, दूसरों पर उसका असर पड़ता है, तो इसलिए ऊब नहीं होती। मैं आत्मरत व्यक्ति नहीं हूं। सर, ये इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमारी प्रायोरिटीज भी कुछ बदल गई है। हुआ ये है कि लिटरेचर को जहाँ जहाँ होना चाहिए था, या कलाओं को जहाँ जहाँ होना चाहिए था इंसानी जिंदगी में, वहाँ से तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरह से हमने बेदखल कर दिया। हाँ। उसकी जगह टीवी ने ले ली है। टीवी में भी एक एंकर आता है जो बहुत खूंखार होता है, बहुत डराता है, और जिंदगी में कल्चर, आर्ट, इसके लिए वक्त भी कम अब लोग निकालते हैं। टीवी ने तो एक तरह से बैन कर रखा है कि टीवी पे आप इस तरह की चीजें अब आप नहीं देखेंगे। तो सर, ये जो हमारी जिंदगी है इसमें सियासत ज्यादा आ गई है और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन कलाएं कहीं ना कहीं हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। जाहिर है आप कोशिश कर रहे हैं, और आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैं तो किसी को भी नहीं जानता जो इस लेवल पे इस तरह कोशिश कर रहा हो। तो जहाँ चीज़ें ख़त्म हो रही हों और ज़िंदगी की तरजीहात बदल रही हों, वहाँ आर्ट और लिटरेचर और कलाओं की बात आदमी कब तक करे? देखिए, अव्वल तो ये सही है कि हमारी ज़िंदगी से अदब और कलाओं की जो जगह थी वो बहुत सिकुड़ गई है, बहुत कम हो रही। पर ठीक उस समय जब ऐसा हो रहा हो, कुछ करने का मतलब होना चाहिए। यानी आप छुट्टा नहीं छोड़ सकते टेलीविज़न और इस तरह की दूसरी शक्तियों को, चाहे सियासत को, कि वो सब कुछ को हथिया ले। तो उसका प्रतिरोध होना चाहिए। प्रतिरोध से एक माहौल बनता है कि लोगों को समझ में आता है। जब लोग आते हैं हमारे आयोजनों में तो उनको समझ में आता है कि ये कुछ अलग चीज़ है, हमको पहले इसका पता क्यों नहीं था। तो एक काम तो ये बड़ा है, भले
चकाचौंध वाला नहीं है। तो हमारे वक्त में हमको 3-4 चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। एक तो चकाचौंध से, जो बहुत हाथ ऊपर ऊपर उठा के और बकबक करता रहता है सुबह शाम और झूठ बोलता है, उसके बरक्स आपको सच्चाई का पता बना रहना चाहिए और उस पर इसरार करना चाहिए। दूसरा, बचना चाहिए कि दूसरे जो आपसे मुख्तलिफ राय रखते हैं वो आपके दुश्मन हैं। लोकतंत्र में इससे बचना चाहिए। लोग आपसे असहमत हैं और मुझसे बहुत असहमत हुए, उनमें से बहुतों ने मुझे अपना दुश्मन माना, मैंने उनमें से किसी को कभी दुश्मन नहीं माना। ठीक है, वो आपकी राय हमसे अलग है। तीसरी बात जिससे हमको बचना चाहिए कि जिंदगी को पूरी तरह से खोखला और खाली बनाने का जो अभियान है, उसके बरक्स जिंदगी को भरा पूरा बनाने की कोशिश जारी रहना चाहिए। उसमें बहुत लोग नहीं आते तो इससे क्या फर्क पड़ता। धीरे धीरे, जैसे मैं टेलीविजन नहीं देखता, मैंने 6 साल से बंद कर रखा, हमारे घर में है, लेकिन टेलीविजन पे हम आपको देखते हैं। हाँ, वो हम कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन हम अपने को नहीं देखते और न दूसरों को देखते। सभी लोग जब झूठ बोल रहे हैं सुबह से शाम तक, सभी लोग जब एक दूसरे पे खौखिया रहे हैं और बातचीत और डायलॉग के बजाय लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, तो उसको देखने से क्यों वक्त बर्बाद करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसे वक्त में ऐसे लोग और ऐसा हस्तक्षेप जरूरी है कि जिनके पास अदब और कलाओं के पास जाने का विकल्प किसी तरह से है, वो वहां आ सके। तो हमारी कोशिश यही है। सर, एक जगह आपने फरमाया था कि इससे मिलता जुलता कुछ सवाल कि इस वक्त हमारे इस समय में राज बढ़ रहा है, समाज घट रहा है। जी हाँ। इसकी वजाहत करें। देखिए, जरूरत से ज्यादा राज हमारे यहाँ, वो आधार से लेकर कहां कहां तक राज ही राज है। अब आप बिना राज के कुछ कर ही नहीं सकते। और समाज जो राज से अलग होता है, बड़ा होता है, अंततः राज तो समाज ने ही बनाया है। पहले समाज बना, राज बाद में बना। और राज का को नियंत्रित, कुछ उसको सरहदों में, कुछ मर्यादाओं में रखने का काम हमेशा समाज करता आया है। धीरे धीरे समाज पिछड़ रहा है। हमारी सामाजिक संस्थाओं की जो हालत है वो ज़्यादा से ज़्यादा राज पर मुनस्सर होने लगी, उस पर निर्भर है। और राज जैसा करता है वैसा सामाजिक संस्थाएं भी करने लगी हैं। ये बहुत, हालांकि दूसरी तरफ ये भी सही है कि बहुत सारे मसलन महात्मा गांधी से प्रेरित और दूसरी तरह की पहलों से उत्साहित लोग हैं जो छोटे छोटे समूहों में पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो समाज भले घट रहा है, लेकिन ऐसे समूह आगे बढ़ रहे हैं और वही एक तरह से हमारी जिंदगी को, सामाजिक जिंदगी को बदलने का कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। अशोक जी, आपकी चीज़ें हैं जब हम पढ़ते हैं या आपके लेक्चर्स जब सुनते हैं या आपके प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक शख्स है जो हमें सपने और ख्वाब देखना सिखा रहा है कि सपने देखिए। लेकिन अशोक जी, जब उस दुनिया से हम बाहर आते हैं, बाहर की दुनिया उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो हमारे ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। देखिए, हमारा समय ऐसा है जब लोगों ने ख्वाब देखना बंद कर दिया, क्योंकि सारे ख्वाब दूसरे देख रहे हैं आपके लिए। टेलीविजन देख रहा है, राजनीति देख रही है, ये तरह तरह के लोग हैं जो आपके लिए ख्वाब गढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, और आपका काम सिर्फ देखना है और खुद ख्वाब देखना नहीं है, दूसरों के ख्वाबों को अपनाना है। मेरा इसके विरुद्ध, इसके बरक्स एक इंस्टांस रहा है कि ख्वाब देखे बिना आप पूरे आदमी नहीं हो सकते, और भले वो ख्वाब कभी पूरा ना हो। किसका ख्वाब कभी पूरा हुआ है? दुनिया एक तरह से अधूरे ख्वाबों का की लंबी परंपरा है,
लेकिन ख्वाब अगर दुनिया को बदलने का ख्वाब अगर आपने नहीं देखा और सिर्फ टुच्चा ख्वाब देखते रहे कि हम अपना 2 कमरे का मकान 3 का करने हैं, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी करने हैं, बेटा या बेटी को किसी अच्छे अमेरिका के किसी अच्छे संस्थान, ये टुच्चे सपने हैं। इससे दुनिया नहीं बदलने वाली, इससे आपकी दुनिया और बदतर होने वाली है। ये समझ अगर लोगों को आ जाए तो ख्वाब की जगह, देखिए कोई भी चीज सच नहीं हो सकती अगर उसका ख्वाब न देखा गया हो, चाहे वो क्रांति हो, चाहे स्वराज हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे न्याय हो, ये सब पहले ख्वाब से पैदा हुए हैं और फिर सच्चाई में बदले गए। इसलिए कोई सच अपने आप में बिना ख्वाब के मुमकिन ही नहीं। अशोक जी, एक जगह आपने फरमाया है कि टेलीविजन एंकर जिस देश में विचारक की पदवी पाले, हाँ, उस देश को अपने विचार पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो लेकिन इस वक्त वो तो यही रहा है सर। देखिए हम वो लोग जाएं तो जाएं कहाँ? हाँ नहीं, ऐसा है, जाएं तो जाएं कहाँ में ये भाव छुपा हुआ है कि हमारी कहीं और जाने की सारी जगहें छेंक दी गई। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, ये ठीक है कि वो कोशिश करते हैं, लेकिन एक जगह है, एक खुला रास्ता फिर भी मुमकिन है, फिर भी है अगर हम ध्यान से देखें। वो आपके पड़ोस में है, वो आपके बगल में है, वो आपके दोस्त के पास है, वो आपके और लोगों के पास है। विचार करने बिना, जैसे ख्वाब देखे बिना दुनिया नहीं बदलती, वैसे विचार किए बिना भी दुनिया नहीं बदलती। हमारी मुश्किल क्या है, हम ये मानने लगे हैं कि चीजों से दुनिया बदल जाएगी, जबकि दुनिया चीजों से नहीं बदलती, उनकी बहुतायत से भी नहीं बदलती। आप अपने घर में चीजों का गोदाम बनाने, इससे आपका घर नहीं बदल जाएगा, सिवाय इसके कि वो गोदाम हो जाएगा और बदतर हो जाएगा। लेकिन विचार से दुनिया बदलती। दुनिया बदलने का काम विचार ने ही किया है, जैसे ख्वाब ने भी किया है, और विचार और ख्वाब के बीच एक गहरा संबंध है। सर, ये एक और आपकी मैं वीडियो देख रहा था, तो इससे पहले जो हम समझते थे कि माइनॉरिटीज़ में मज़हब है, तो अल्पसंख्यक आपने कहा सिर्फ मज़हब नहीं होता, बल्कि विचारक भी अल्पसंख्यक होते हैं। हाँ। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह उस तरह सोच पाते हैं या रिएक्ट कर पाते हैं या सत्ता को चैलेंज करते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे समय में जब सत्ता को चैलेंज करने वाले लोग ना के बराबर हों, बहुत कम हों, तो उस समाज में जो चैलेंज करता है वो खुद हाशिए पे चला जाता है। देखिए, हाशिए पे चले जाने में बुराई इतनी क्या है? आखिर हाशिया भी तो एक पूरी स्थिति का एक हिस्सा है। तो मुझे हाशिए पे चले जाने से कोई बहुत अड़चन नहीं होती। गांधी जी ने कहा था कि अगर सच, एक व्यक्ति ही सच बोलने वाला या सच का आचरण करने वाला एक व्यक्ति भी बचा रहा तो ये काफी। हमारे समय में सच, विचार और नीति तीनों अल्पसंख्यक है। झूठ का ऐसा अंबार है और शिखर से झूठ बोला जाता है, और ऐसे लोग नजर आते हैं जो 5 झूठ ना बोलें दिन में तो शायद उनका खाना नहीं पचता। तो ऐसे समय में जब झूठ को फैलाने के बहुत तरीके हो गए हैं और नई टेक्नोलॉजी उसमें बड़ी मददगार साबित हो रही है, ऐसे वक्त में सच पर अड़े रहना, ऐसे वक्त में नीति पर आग्रह करना, ऐसे वक्त में विचार और स्वप्न की जगह बनाने की कोशिश करना, भले ही हाशिए का काम क्यों ना हो, जरूरी काम है। जी, इससे पहले कि हम लिटरेचर पे आएँ, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप परंपरा की बहुत बात करते हैं और बार बार हमें लगता है कि आप ये चाहते हैं कि पलट के पीछे देखें। जाहिर है ये हमारी विरासत है, कई हज़ार साल पुरानी विरासत है, पलट के उसकी तरफ देखना चाहिए। लेकिन अशोक जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे बढ़ने के लिए
इस तेज रफ्तार जिंदगी में बार बार पीछे पलट के देखना कितना अहम है हमारे लिए, कितना जरूरी है? देखिए, बार बार का मतलब ये नहीं कि हर दिन आप देखें, लेकिन बार बार का मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। उसकी मात्रा कमोबेश हो सकती है, लेकिन दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता जो पहले न हुआ हो। जी। ऐसी कोई मुश्किल नहीं आती, ऐसी कोई रफ्तार नहीं होती तो पहले न हुई हो। तो इसलिए परंपरा में सब कुछ आज आपके ग्रहण करने योग्य नहीं है। परंपरा में ऐसा भी बहुत कुछ है जिसको आपको खारिज करना चाहिए, क्योंकि अब वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। लेकिन परंपरा जानना तो चाहिए। ऐसे लोग जो, उदाहरण देना, एक हमारे राजनेता गए, उन्होंने ये फरमाया, वो कबीर की समाधि पर गए थे कि कबीर यहाँ बैठ के गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक से आध्यात्मिक वार्ता करते थे। अब ये परंपरा के अज्ञान का एक शिखर उदाहरण है। गोरखनाथ कबीर से 200 बरस पहले हुए और नानक कबीर से 200 बरस बाद पैदा हुआ, तो उनके बीच आध्यात्मिक वार्ता संभव नहीं थी। वहां बैठी उनके बीच आध्यात्मिक वार्ता एक काल्पनिक वार्ता हो सकती है, लेकिन सच्चाई में तो नहीं हो सकती। तो ऐसे अनेक झूठ आप बोलते चलें तो उससे फिर क्या होता है कि लोग खुद तो जाना नहीं चाहते ना सच्चाई तक, जी। इसलिए उनको लगता है कि हाँ भाई यही सही सही होगा। तो ऐसे वक्त पे परंपरा की याद करना, मसलन कबीर या तुलसीदास की एक छवि बन गई कि ससरा राम भक्त कवि है और दुनिया स्त्रियों के भी विरुद्ध था और शूद्रों के भी विरुद्ध था फला। तुलसीदास ने जो अकाल वर्णन किया है उसकी कोई बात नहीं करता। इतना अद्भुत वर्णन अकाल का, इतना मार्मिक वर्णन किसी और कवि ने किया ही नहीं। तो उसको आप भूल जाएं और रामचरितमानस पर ही सब कुछ केंद्रित कर दें। जबकि तुलसीदास ने यह भी कहा है कि मैं किसी की बेटी से अपनी बेटा का ब्याह नहीं करूंगा और किसी का जात नहीं बिगाड़ूंगा और भीख मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। ये तुलसीदास कह रहे हैं। तो उस तुलसीदास को भी तो परंपरा से उठा के लाने की जरूरत है। कबीर जिसने मौलवी मुल्लाओं का भी मजाक बनाया और पंडितों का भी मजाक बनाया, तो ये हिम्मत कर पाना चाहिए। आज तो आप किसी धर्म नेता के विरुद्ध कुछ कह दें तो आप जेल में होंगे, और वो सारे धर्म नेता जो कि तमाम अत्याचार, बलात्कार, हिंसा और क्या क्या दंगे क्या नहीं करवाते, उनमें से कुछ अलबत्ता पकड़े जाते हैं और जेल में जाते हैं, जो कि बहुत ही मुझे आध्यात्मिक सुख देता है। लेकिन बाकी सब तो निठल्ले घूम रहे हैं। तो ऐसा कैसा देश हो सकता है जिसमें हत्यारों को, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे राजनीति के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, जिसके नाम पर भी, हत्यारों को तो छूट है कि वो हत्या करें, और हमको ये छूट नहीं है कि हम अपनी बात स्वतंत्रता से कहें, निर्भीकता से कहें। जब इतना डरावना माहौल हो तो निर्भय होना जरूरी है। आप कम लोग होंगे सो होंगे, निर्भयता, साहस, स्वप्नशीलता, इनके जुलूस नहीं होते। अशोक जी, जैसे आपने कबीर और तुलसीदास की बात की, तो अगर वो आज के ज़माने में होते तो मेरे ख्याल से या तो जेल में होते या कोर्ट के चक्कर लगा रहे हाँ, होते। बिल्कुल कम से बिल्कुल कम होते, बिल्कुल होते, 100-200 केस भी चल रहे होते। बिल्कुल होते। अशोक जी, आप गालिब पे आते हैं। हाँ जरूर। आपने गालिब पे काम भी किया है। गालिब जाहिर है उससे पहले मीर और उर्दू में बहुत अहम शायर रहे हैं। वो जो परंपरा हमारी चली आ रही है, गालिब आपकी नज़र में उर्दू शायरी में या हिंदुस्तानी शायरी में किस मकाम पे है? देखिए, आपने एक जगह सर फरमाया है कि निराशा का सबसे बड़ा शायर जो है वो गालिब ही है। हाँ हाँ, देखिए, मेरे हिसाब से पिछले 1000 वर्षों में कम से कम हिंदी
उत्तर भारत में आधुनिकता के 4 मुकाम आए। पहला मुकाम है अमीर खुसरो, जो इतना बड़ा योद्धा है, मनसबदार है, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य और भक्त है, संस्कृत और फारसी में कविता लिखता है, उसका एक अति यथार्थवादी दृष्टि है। मतलब सरियलिज्म पश्चिम में तो 20वीं सदी में आया, ये 13वीं सदी में ना सकी साजन ना सकी ढोल। तो ये ढोल और साजन के बीच जो साम्य खुसरो ने अपनी मुर्कियों में किया है, वो तो सरियलिज्म 13वीं शताब्दी में है। और सितार कहते हैं कि उसने बनाया, पखावज को तोड़ के तबला बनाया। तो ये आधुनिकता का पहला मुकाम है, जहां एक ही व्यक्ति इतने सारे काम कर रहा है और हर एक में एक मोड़ ला रहा है, चाहे कविता हो, चाहे धार्मिक आचरण हो, चाहे सामाजिक जो कुछ हो, संगीत में ये वो। दूसरा है कबीर, जो भी स्थापित व्यवस्था है धर्म की, उसको चुनौती दे रहा। तीसरे हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने संस्कृत की रामायण को अपने ढंग से अवधि में लिख दिया, और वाल्मीकि रामायण में जो नहीं है या जिस पर अधिक जोर नहीं है, वो निषाद, शबरी, इस तरह के जो माइनर से चरित्र हैं, उनको एक नई आभा दे दी और अकाल वर्णन किया। चौथे मेरे हिसाब से हैं गालिब। गालिब के यहाँ वो सारे तत्व जो अब हम पश्चिम से प्रेरित आधुनिकता में खोजते हैं और उनसे मानते हैं कि आधुनिकता शुरू हुई है, वो सब उसमें है। एक, अपनी जिंदगी के अनुभव को पूरे तीखेपन के साथ व्यक्त करने की हिम्मत। दो, ये देख पाना कि हमारे वक्त में हर चीज ढह रही है और उम्मीद का कोई मुकाम बचा नहीं। हर वक्त नाउम्मीदी व्यक्त पहले भी हुई है, लेकिन ऐसी बेराहत नाउम्मीदी कि उससे कोई रास्ता ना हो। अलग कोई सपना नहीं देता गालिब कि ये वो जो सपनों के जो प्रारूप बने हुए थे, मसलन बहिश्त या कि जन्नत, उन सपनों को भी वो ढा देता है कि ये सपने भी नहीं है। घर जो एक प्रारूप था, वो घर भी कि हम बियाबा में हैं, घर में बाहर आई है, उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, तो जाहिर है कि घर खंडहर हो चुका है। बल्कि मेरी स्थापना ये है कि कबीर कहते थे कि जो घर फूक के आप ना चले हमारे साथ, कि अगर आपको मेरे साथ चलना है तो अपना घर फूकना होगा। गालिब के यहाँ आते आते वो घर तो फूक चुका है, वो तो खंडहर हो चुका है, अब घर बचा ही नहीं है। और फिर चौथी बात कि गालिब का एकमात्र घर शायद उनकी कविता ही है। तो ये विश्वास कविता में करना और ये कहना कि डर नहीं मानी मेरे अशार में न सही, ये हिम्मत का काम है। तो ये हिम्मत भी 19वीं शताब्दी के किसी और भारतीय कवि में नहीं थी। उस समय, यानी उसके पहले मीर ने भी ये किया था, और मीर और गालिब दोनों ने बिना किसी पौराणिक चरित्र, ऐतिहासिक चरित्र का सहारा लिए एक साधारण जिंदगी को कविता के केंद्र में स्थापित किया, जो आधुनिकता की सच्ची शुरुआत है। उसके पहले उस दौरान जितने कवि हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे और भारतीय भाषाओं में, वो सब धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक चरित्रों के सहारे जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं। चाहे वो कबीर हो तो कबीर भी राम का सहारा लेते हैं, तुलसीदास में भी राम का सहारा है, सूरदास में भी राम का सहारा है, कृष्ण का सहारा है। लेकिन
यकायक मीर और गालिब में साधारण आदमी, हम और आप की जिंदगी और उसके जो अंतर्ध्वनियां हैं, उसकी जो बारीकियां और जो कठिनाइयां हैं, वो कविता के केंद्र में है। तो ये एक बड़ी भारी क्रांति है, ये आसान बात नहीं है। मैं कोई यूं हवा में नहीं कहता हूँ, और इस भाव से भी नहीं कहता हूँ कि मैं हिंदी का हूँ तो मुझे उर्दू का कुछ कहना चाहिए, ये सब नहीं है। ये है ऐसा क्योंकि गालिब के बिना, गालिब की आधुनिकता हमारी अपनी परंपरा की बेचैनी से पैदा हुई आधुनिकता है, जबकि पश्चिम से प्रेरित जो आधुनिकता है उसमें हमारी परंपरा की बेचैनी को जगह कम है। अशोक जी, जैसे आपने अभी गुफ्तगू में ये जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हाँ। इनके साथ एक मसला ये हो गया है कि पहले हम सुनते थे माँ बोली, जो आपकी माँ की ज़बान है, लेकिन अब हमारी माएँ जो हैं, जो हमारी भाभियाँ बहनें हाँ, माएँ हाँ। बन गई हैं, वो तो अंग्रेजी में बातें करती हैं। हाँ। तो अब तो वो माँ बोली भी नहीं रही। तो ये जो हमारी अपनी भाषाएं हैं सर, इनका आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, इस समय सारी भारतीय भाषाएं संकट में, संकट में उनके होने का मतलब है कि हमारी बहुलता, हमारी विविधता, हमारी सांस्कृतिक सघनता, ये सब संकट में। भाषाएं तीन काम करती। एक, कि वो आपको अपनी परंपरा की स्मृति से जोड़ती रहती, वो स्मृति का संग्रहालय, आपकी जो जाति स्मृति है, जो रेशियल मेमोरी है, उसका वो म्यूजियम होती। दूसरा, भाषाएं आपको सच्चाई के बहुत सारे सिमतों से रूबरू कराती रहती। तीसरा, भाषाएं ज्ञान का स्रोत होती। अब अगर ये तीनों खतरे में है, अब हमने ज्ञानोत्पादन बंद कर दिया करीब करीब, हम एक टेक्नोलॉजिकल मजदूरों का देश बनने जा रहे हैं, जहाँ बहुत कम, और सरकार ने तो विज्ञान और शोध के लिए जो धनराशि है वो भी शायद कम करती है। तो हम विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ रहे देश हैं। दूसरा, इन भाषाओं के साथ जो सलूक राज को करना चाहिए था, वो सलूक वो नहीं कर सका। उसने अपनी ये सांस्कृतिक जिम्मेदारी अनुभव ही नहीं की कि भाषाएं बचाना इस देश की संस्कृति बचाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। अगर देखिए, अभी एक पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, इससे पता चला कि हमारे यहाँ 740 भाषाएं, तो संविधान में तो 22 या 24 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये 700 जो भाषा, अकेली हिंदी में 46 बोलियां, तो अनेक भाषाएं अपनी बोलियों के बीच पुल का काम करती। जैसे खड़ी बोली हिंदी जो है, वो इन 46 बोलियों के बीच संपर्क भाषा है। मैथिली वाला राजस्थानी वाले से बात कैसे करेगा? वो खड़ी बोली में करेगा, तो अपनी बोली उसकी दोनों की बोली तो एक दूसरे नहीं समझ पाए। ये विविधता जो है, ये जो, जैसे बर्फ के लिए किसी दूर पहाड़ी जुबान में 200 से अधिक शब्द है। गंध के लिए कुमाऊनी में शायद 23 से 24 शब्द है। हमारे यहाँ तो क्या खुशबू और बदबू, सुगंध, दुर्गंध, गंध, ऐसे 3-4 हो गए। चिरायंद, सड़ायंद 5 होंगे, 7 होंगे, लेकिन 23 शब्द, क्योंकि गंध वहाँ बहुत मतलब गंध का बहुत मतलब है, क्योंकि लोग जानवर है या ये है, ये गंध से भाप लेते हैं। तो इन सब का मिटना एक तरह से जो भारतीय परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो जाएगा, इसमें मुझे संदेह नहीं। आज की राजनीति परंपरा के नाम पर इन भाषाओं को बचाने का कुछ नहीं कर रही।
अच्छा अशोक जी, अगर हिंदी कविता की हम बात करें, जरा इस तरफ आते हैं, जी। तो ये जो रिदम है, ये मौसीकी जो म्यूजिक है, इसमें हिंदी में बहस भी है। तो आप चूंकि शायरी के भी पारक हैं और मौसीकी के भी, जरा ये बताइएगा, उर्दू में तो इसका बहुत ख्याल रखा जाता है कि बहर में हूँ सब चीजें, हाँ। और जो फ्री वर्स है, जो नज्म है, वो भी हमारे यहाँ एक रिदम और मौसीकी साथ में लेके आती है। हिंदी में इसका एहतमाम बहुत कम किया जाता है। हाँ। तो शायरी के लिए या कविता के लिए मौसीकी आप कितना अहम समझते हैं? देखिए, मौसीकी वैसे तो अहम है, लेकिन उसको पहचानने की नजर थोड़ी गड़बड़ा गई है। कविता में बिना रिद्म के, बिना लय के कविता बनती नहीं, लेकिन गद्य की भी लय होती है। फणीश्वरनाथ रेणु का गद्य, निर्मल वर्मा का गद्य, कृष्णा सोपती का गद्य, कृष्ण बलदेव वैद का गद्य, अच्छे जमाने अच्छी कहानियों में प्रेमचंद का गद्य, ये गद्य लयात्मक गद्य है, इनकी अपनी लय है। हिंदी कविता ने कोशिश ये की है कि जो गद्य की लय है उसको भी कविता में ग्रहण कर लिया जाए, जो कि उर्दू कविता ने नहीं किया। तो ये अलग अलग स्वभाव है भाषाओं के। तो हिंदी में वही कविता अच्छी है जिसमें लय है, लेकिन उस लय को बरतने और पहचानने में अक्सर चूक हो जाती है, क्योंकि आप छंदबद्ध कर देंगे। ये इस मतलब हिंदी उर्दू इस मामले में एक दूसरे के ठीक उलट हैं। हिंदी में छंदबद्ध कविता वो लोग लिखते हैं जो महत्वपूर्ण कवि नहीं माने जाते। उर्दू में छंदहीन कविता वो लोग लिखते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं माने जाते। ये बिल्कुल उलट है। मसलन हिंदी में कवि सम्मेलन इतने घटिया हो चुके हैं, इतने खराब हो गए हैं कि कोई है। लेकिन उर्दू में फिर, हाँ, उर्दू में फिर भी थोड़ी बहुत जगह अच्छी शायरी के लिए मुशायरों में बची हुई है। हिंदी कवि सम्मेलन में रत्ती भर नहीं बची। तो ये अलग अलग प्रकृति है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि हिंदी को शायद अब वक्त आ गया है कि छंद पर फिर से विचार करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल जी। कुमार गंधर्व और सैयद रजा हैदर, मल्लिकार्जुन मंसूर, ये जो आपका सफ़र है म्यूजिशियन के साथ और पेंटर के साथ, एक मुसव्विर के साथ, तो सर, जब हम आपकी चीज़ें देखते और पढ़ते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन लोगों पे काम किया और एक तरह से नई नस्ल को इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत कम ऐसे लोग हैं, और मैं तो सिर्फ एक शख्स को जानता हूँ जिनके ज़रिए मैं इन लोगों तक पहुँचा और फिर मैं यूट्यूब पे इन लोगों को सुनने भी लगा। उस शख्स का नाम अशोक वाजपेयी ही है। तो ये जो सफ़र आपका इन लोगों के साथ रहा है, क्योंकि उन लोगों को जो मौसीकी में या इन चीज़ों में दिलचस्पी तो रखते हैं, लेकिन ये नाम उनके कानों तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि ज़रा मुश्किल है, वहाँ ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उनको समझने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, और सोचने के लिए आजकल वक्त नहीं है, लोगों के पास वक्त नहीं है। तो ज़रा मुख्तसर सा इन लोगों के बारे में कुछ अगर आप फरमाएं। देखिए, कुमार गंधर्व और मल्लिकार्जुन मंसूर, ये दोनों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दो छोर हैं। मल्लिकार्जुन मंसूर मानते थे कि परंपरा पर्याप्त है, हमको उसका ईमानदारी से और शुद्धता के साथ पालन करना चाहिए। कुमार गंधर्व मानते थे कि परंपरा अपर्याप्त है, हमको उसमें कुछ नया जोड़ के ही उसको चालू रखना चाहिए। अब ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख वाले संगीतकार थे। मेरा ये अपने काम के दौरान ये सौभाग्य हुआ कि मेरी इनसे एक तरह की दोस्ती हो गई और ये मुझ पर भरोसा करने लगे। तो इनसे मैंने बहुत बारीकियां समझी। मसलन कबीर को जिस तरह से कुमार गंधर्व ने गाया, वैसा किसी और ने न तो उनके पहले गाया था, न उनके बाद में गा पाया। और ये जो निर्गुण
कहते थे कि आवाज में शून्य पैदा होना चाहिए। अब आवाज में शून्य कैसे पैदा हो? दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन मंसूर वो बिल्कुल पारंपरिक गायन में भी धीरे से कुछ ऐसा कर देते थे जो किसी और ने नहीं किया, तो उसको देख सकना चाहिए। सैयद हैदर रजा एक बहुत ही नायाब चित्रकार थे, बड़े चित्रकार थे, लेकिन बहुत उदार चित्रकार थे। उनको हमेशा दूसरों, अपने जो जवान कलाकार हैं उनकी चिंता बहुत सताती थी। तो उन्होंने रजा फाउंडेशन की स्थापना, 3 दिन लगे मुझे उनसे बहस करके उनको इस पर राजी करने के लिए कि इसका नाम रजा फाउंडेशन रखा जाए। उनका एतराज ये था कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं अपने नाम से फाउंडेशन करूँ तो ये तो बड़ा अनैतिक है। और मैं कहता था कि आपका नाम एक आइकॉनिक नाम है, तो आपका नाम से होगा तो फाउंडेशन चल निकलेगा। अगर हम उसको कहेंगे फाउंडेशन फॉर प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स और ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो कुछ बनती नहीं बात, ब्रांड नहीं बनता। 3 दिन के बाद पेरिस में खूब झगड़ा होने के बाद वो माने कि अच्छा चलो तुम कहते हो। इसलिए नहीं कि वो आश्वस्त थे मेरे तर्कों से, इसलिए कि वो मुझसे आश्वस्त थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक। तो दूसरों के लिए चिंता, इसका कोई और उदाहरण चित्रकला में नहीं है, इतनी चिंता। तो अब उनके फाउंडेशन का कर्ता धर्ता मैं हूं, तो हम उस चिंता को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा चित्रकार भी मिलना मुश्किल है जिसकी दिलचस्पी हिंदी कविता, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य इत्यादि इन सब चीज़ों में हो। बहुत बड़े बड़े चित्रकार हैं, लेकिन उनकी रुचि इन चीज़ों में नहीं। मैं सिर्फ एक 19वीं सदी तक चली आ रही अबाध परंपरा का पुनर्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो परंपरा थी जब कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला सब एक साथ थे। हमारी आधुनिकता ने इनके बीच दूरी पैदा की। अब इनमें मुंह बोला तक नहीं। मैं कुछ थोड़ी सी कोशिश इनके बीच बातचीत हो सके और ये एक दूसरे को समझ सकें, इसकी कोशिश पिछले 50 वर्षों से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कोशिश करना ज़रूरी था। सफल होना किसके हाथ में है? ज़्यादा ज़रूरी है सार्थक होना, सफल होना नहीं। और सार्थक लोग अक्सर विफल होते। जी, ये आपने कहीं फरमाया भी है, लेकिन अशोक जी इससे पहले भी हम जो आपकी चीज़ें पढ़ते रहे हैं या आपके बारे में सुनते रहे हैं, कि आप या जो जनसत्ता में आप हर हफ्ता आपका कॉलम आता था, उसको पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुंचती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से रज़ा फाउंडेशन को हम, चूँकि उसमें उनके प्रोग्राम्स में भी, आपके प्रोग्राम्स में भी हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो शायद ही कभी हमने पढ़ा हो या आजकल कहीं हो रहा हो कि एक छत के नीचे एक शायर भी बैठा है, एक अदीब भी बैठा है, एक मुसव्विर भी बैठा है। ये सब लोग एक छत के नीचे आप जो ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और सर आप बहुत हद तक कामयाब हुए हैं उसमें। ये आप ही कर सकते थे और कोई ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि अशोक जी की एक नज्म है कि मौसम बदले ना बदले, हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की तो खुली रखनी ही चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि ये जो एक खिड़की खुली है उससे हम लोग बाहर देखें, और बाहर के नज़ारे जो अशोक वाजपेयी जी हमें दिखाते हैं, यकीन जानिए बहुत दिलचस्प हैं। और सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि आप उनसे बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और समाज और सोसाइटी में बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। अशोक जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।